ठीक है, तो अब बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 3 में आज हम लोगों को बात करनी है पहले फैक्टराइजेशन की, और इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे एपी, जीपी और एचपी की, और उसके बाद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की भी बात करेंगे इसी क्लास में हम लोग, तब जाके एपी, जीपी और एचपी की बात करेंगे। अब देखो, जैसे फैक्टराइजेशन में चीजें क्या हैं, थोड़ा सा इस बात को समझना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 42, तो 42 को आप क्या लिख सकते हो, प्राइम नंबर्स के फैक्टर में क्या कर सकते हो। जब 42 की बात करें अगर हम, तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले हम 2 से कट करें इसको, तो कितना हो जाएगा 21, फिर 3 से करें तो क्या हो जाएगा 7, और फिर 7 से करें तो क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये इसके 2, 3 और 7 इसके क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। मतलब अगर 2 से डिवाइड करो तब भी कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, 3 से करो तब भी हो जाएगा, 7 से करो तब भी ये चीजें हो जाएंगी। सेम उसी तरह से ये तो नंबर है, जब हमारे पास कोई वेरिएबल्स हो जाते हैं, कोई एक्सप्रेशन हो जाता है, तो वहां पर भी हमें इसका फैक्टराइजेशन करना होता है। मतलब उसमें से हम ऐसे टर्म्स निकालते हैं जिससे अगर हम उस पूरे फ्रैक्शन को या पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करें तो डिवीजन कंप्लीट हो जाए, डिवीजन आपका एक होल नंबर आ जाए। तो इस तरह की चीज हमारी क्या होती है, फैक्टराइजेशन। और इसकी जरूरत हमें फिजिक्स में कई जगहों पर पड़ेगी, जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन प्लेन में, जब हम लोग क्वेश्चंस मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं उनको करेंगे, तो वहां पर इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो सबसे पहले आपका फैक्टराइजेशन का जो मेथड हमें सीखना है, पहला मेथड में फर्स्ट मेथड हमें सीखना है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। तो बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स हम बाहर निकाल के इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसको हम एग्जांपल से ही काम करते हैं, और ये 9th 10th की मैथमेटिक्स है, बस केवल हमें फिजिक्स में आगे यूज हो सकती है, इसलिए इसको हम लोग यहां पर डील कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स में आप एग्जांपल से देखो, क्वेश्चन आपका है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन आपका है यहां पर फैक्टराइज द फॉलोइंग। पहला आपका क्वेश्चन इसमें है 24x³ माइनस 32x²। अगर इसे हमें फैक्टराइज करना होगा तो हम इसमें पहले इन दोनों का देखेंगे कि इन दोनों का HCF क्या है, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में देखेंगे HCF क्या है। तो क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या बाहर निकाल सकते हैं, इन दोनों का HCF, इसका और इसका आपका HCF क्या होगा 8x²। क्या बात समझ में आ रही है, किसका HCF 8x² होगा, क्योंकि इनमें 8 कॉमन है और x² इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमने 8x² इसका क्या कर लिया, बाहर ले लिया। जब 8x² बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपने 8 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4। ठीक है, तो ये हमारे पास 24x³ माइनस 32x² का फैक्टर क्या हो गया, एक हो गया 8x² और एक हो गया 3x माइनस 4। क्लियर हुई बात बताइए। यस सर। ठीक है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन आपका दूसरा देखिए। आपका क्वेश्चन है 15ab² माइनस 21a²b। अब इसमें बताओ इनका आपका HCF क्या हो जाएगा 3ab। 3ab।
3ab जब कॉमन ले लेंगे, इसमें से 3ab बाहर निकल गया तो क्या हो गया 5b माइनस 7a, तो ये इसका फैक्टर हो गया 3ab और 5b माइनस 7a। तीसरा क्वेश्चन 6xy स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर y माइनस 21xy अगर ऐसे है तो इसमें बताइए क्या इसका एचसीएफ होगा। तीनों में ऐसा कौन सा टर्म है जो कॉमन है? 3xy 3xy कॉमन है, तो यहां से हम जब 3xy कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा 3y प्लस ये 2y, 2y प्लस 3x माइनस 7 और xy तो कॉमन ही है तो 7 ऐसे आ जाएगा, तो इसका ये फैक्टर हो गया। सेम वैसे ही अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अगला क्वेश्चन जो आपका है 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर वाई प्लस 8xy स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? देखो 8, 10 और 14 में हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 2xy 2xy कॉमन ले लिए तो यहां पे क्या बचेगा 7xy माइनस 5x प्लस 4y। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स इस तरह से हो गए। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन ऐसे देखो 3x ब्रैकेट में y प्लस 2z प्लस 5a ब्रैकेट में y प्लस 2z। ठीक है, अब इसमें देखो यहां पर क्या है कि ऐसा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब बात आती है टर्म का मतलब क्या होता है। टर्म के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि टर्म किसे बोलते हैं। टर्म ऐसी चीज होती है, किसी एक्सप्रेशन में टर्म या किसी इक्वेशन में टर्म जब आते हैं तो टर्म क्या होता है, जो प्लस माइनस एंड इक्वल इन तीन सिंबल से जो भी चीजें सेपरेट होती हैं वो सब आपके टर्म कहे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पर आप देखो कि ये एक है और एक ये लिखा हुआ है, इसके बीच में प्लस का सिंबल आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि एक टर्म ये होगा और एक टर्म ये होगा। क्लियर हुई बात बेटा ये? अगर कोई चीज आपस में मल्टीप्लाई हो गई तो वो अलग अलग टर्म नहीं बोले जाएंगे, वो एक ही टर्म हो गया। जैसे 3x और y प्लस 2z आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो वो कुल मिला के एक टर्म हो गए। 5a और y प्लस 2z आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो वो एक टर्म हो गए। तो इस पूरे जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है उसमें केवल दो ही टर्म है, क्योंकि ये एक चीज ये है और एक ये जो प्लस से क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। तो ये दोनों आपके क्या है, दो टर्म इसमें है। अब इन दोनों टर्म में आप देखो कि कॉमन क्या क्या है। तो इस वाले में y प्लस 2z, यहां भी y प्लस 2z, तो y प्लस 2z हमने कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचेगा 3x प्लस 5a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 10p माइनस 2q का होल क्यूब प्लस 6p माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 20p माइनस 2q। ये आपके पास देखो इस तरह से चीजें हैं। तो इसमें बताओ कितने टर्म हैं? सक्षम तुम बताओ कितने टर्म है इसमें?
3 टर्म है सर। कितने? 3 टर्म है। देखो, एक टर्म ये, एक ये और एक ये सब के सब एक प्लस से और दूसरा माइनस से सेपरेट किया गया है। तो इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। और तीनों टर्म में देखो कॉमन क्या है, तो p p माइनस 2q, ये तो आपको कॉमन दिख रहा है। और देखो यहाँ पे 10, 6 और 20 है, तो इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 2 भी तो कॉमन दिख रहा है। यस सर। तो यहां पर क्या बचेगा? 5 p माइनस 2q का होल स्क्वायर प्लस, जब 2 कॉमन लिया है तो 3 p माइनस 2q, p माइनस 2q, और इसके बाद माइनस 10। ये आपका फैक्टर बन गए इस तरह से। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये आपका फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर है। अब इसके बाद आपका कुछ क्वेश्चंस हम करा दे रहे हैं, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। तो दूसरा मेथड होता है बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। टर्म्स की हम ग्रुपिंग करके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे आपका क्या है, पहला आपका एग्जांपल इसमें है ax माइनस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई। तो आप देखो, आप कुछ टर्म की ग्रुपिंग ऐसे करो कि जिससे आपकी चीजें कॉमन निकल सकें। तो अब देखो, अगर आपने इसमें ax माइनस ए वाई में से a कॉमन ले लिया तो आपको क्या मिल जाएगा? x माइनस वाई, प्लस बी एक्स माइनस बी वाई में से b कॉमन ले लिया तो आपको क्या मिल जाएगा? x माइनस वाई। अब देखो, अब आपके पास 1 2 1 2 3 4 टर्म थे। 4 टर्म को आपने 2 टर्म में कन्वर्ट किया। अब 2 टर्म में देखो फिर से क्या कॉमन है? दोनों में x माइनस वाई कॉमन है। तो आप x माइनस वाई कॉमन ले लो दोनों में, तो पहले वाले से क्या बचेगा? a, और दूसरे वाले से क्या होगा? b। तो आपका ये पूरी चीज ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? यस सर। बोलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 4x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 6xy और प्लस 15yz। अब देखो, आपके पास अभी भी 4 टर्म है। इन 4 टर्म में हम क्या कर लें? इसमें भी कुछ कॉमन मिल जाएगा और इसमें भी कुछ कॉमन मिल जाएगा। कॉमन निकालो। इसमें क्या कॉमन मिलेगा? 2x कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 5y। और यहां पर आप क्या कॉमन ले लो? माइनस 3x कॉमन ले लो। अच्छा, yz मैंने लिख दिया है ना, और 3xz है ये। यहां पर आपका 3xz है, ये xy नहीं है, वो xz है ये। तो यहां पर हमने क्या कॉमन ले लिया? 3x कॉमन ले, 3z। हाँ 3z कॉमन ले लो। इसमें 3z कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2x माइनस 5y। अब देखो, 4 टर्म को हमने 2 टर्म में कन्वर्ट किया और 2 टर्म में फिर से हमारे पास क्या निकल गया? 2x माइनस 5y बाहर निकल गया। तो आपके पास क्या बचा? 2x माइनस 3z बचा। क्लियर हुई बात? बताइए। यस सर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अगर इसको करें तो यहां पर देखो, ये एक टर्म हम बना लें और एक टर्म ये बना लें। 2 टर्म का पेयर बना ले पहले हम। जब बनाया तो यहां से अगर हम x स्क्वायर कॉमन ले लें तो x प्लस 2 होगा, और यहां पे अगर हम 1 कॉमन ले लें तो x प्लस 2 होगा। ठीक, अब इसमें x प्लस 2 कॉमन दोनों में है। x प्लस 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन,
1 प्लस पी प्लस पी क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू। अब इसमें बताइए क्या होगा। अगर हम इसको एक पेयर बना लें और इसको एक पेयर बनाएं तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस पी ऐसे एक ब्रैकेट में लिख लो, अगर कहो तो 1 कॉमन बाहर निकाल दें ऐसे, और दूसरे वाले में आप क्या बाहर निकाल दो, पी क्यू। तो यहां पर 1 प्लस पी यहां भी आ जाएगा, इसमें भी 1 प्लस पी, इसमें भी 1 प्लस पी। तो 1 प्लस पी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस पी क्यू। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस बोलो। सर। ठीक, तो समझ में आ गया कि ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स कैसे करेंगे। यस सर। ठीक है, अब तीसरा आपका मेथड होता है फैक्टराइज करने का, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तीसरा मेथड है बाय डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। हम इस तरह से भी चीजों को लिखते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, 4x स्क्वायर माइनस 169 वाई स्क्वायर। अब देखो यहां पर हम इसको 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 13, 169 का क्या है 13y का होल स्क्वायर। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 13y, और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 13y। ठीक है, यस सर। दूसरा क्वेश्चन ऐसे देखो, 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर ऐसा है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस बी माइनस सी होगा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस बी माइनस सी होगा। हो गया फैक्टराइजेशन इसका भी। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स वाई माइनस 4। तो इसको पहले थोड़ा सा ग्रुपिंग किया जाए टर्म का। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 को हम 2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 2y है और यहाँ xy है। तो यहाँ पर अगर हम माइनस y कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2, या अगर हम ऐसे प्लस कॉमन ले लें तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको हम, -2 प्लस x, ऐसा हो जाएगा। बोलो, हमने इसको और इसको एक ग्रुप बना दिया यहाँ पे, और फिर इसमें से हमने y कॉमन ले लिया तो बचा -2 और यहाँ बचा x। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 होगा, और प्लस y, और उस वाले ब्रैकेट में x माइनस 2 होगा। अब देखो x माइनस 2 यहाँ भी, x माइनस 2 यहाँ भी। तो अगर हम इसको देखें तो क्या आ जाएगा, अगर हम x माइनस 2 दोनों में से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x प्लस 2 और प्लस y। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। ठीक, चौथा क्वेश्चन जो आपका है वो a इंटू ए माइनस 3,
माइनस बी इंटू बी माइनस 3। ठीक, तो a इंटू ए माइनस 3 माइनस बी इंटू बी माइनस 3। तो इसके लिए पहले आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस बी स्क्वायर प्लस 3b। अब देखो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को आप एक साथ लिखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर -3 कॉमन ले लो तो a माइनस बी आ जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिख सकते हैं, और -3 ब्रैकेट में a माइनस बी। दोनों में a माइनस बी कॉमन है तो a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, a प्लस बी -3। समझ में आ गई बात बेटा? ये यस सर। ठीक। अब इसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन होता है वो ये है। ये चीज आपको कई जगहों पर यूज करनी होगी। चौथा आपका है फैक्टराइजेशन बाय ट्राइनोमियल्स। फैक्टराइजेशन बाय ट्राइनोमियल क्या होता है इसको थोड़ा समझना है। अगर मान लो आपके पास कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें मतलब मैक्सिमम x की पावर 2 है, तो इस वाले में आपको सबसे पहले एक चीज निकालनी होती है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट d, और d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बात क्लियर हुई? यस। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ये है किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, किसी भी नंबर का ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है, तो यहां पर हम बाय ट्राइनोमियल का मेथड यूज कर सकते हैं। इफ d इक्वल टू जो है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, तो यहां पर हम चीजों को यूज कर सकते हैं। और क्या हमारा ट्राइनोमियल का मेथड है, उसका बेस क्या है आपका, याद करो, आपने पढ़ा था इसके पहले वाली क्लास में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू था एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आपका फॉर्मूला है, याद है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो अब हम इस वाली चीज को कन्वर्ट करने जा रहे हैं ऐसे, और ये कैसे कन्वर्ट होगा, इसका रूल क्या होता है। आपको क्या करना होता है, जो थर्ड टर्म है जिसमें x की पावर 0 है, और ये जो फर्स्ट टर्म है जिसमें x की पावर 2 है, इन दोनों को, इसको साइन के साथ, मैं साइन भी इन्वॉल्व कर रहा हूं, इन दोनों को, इसको और इसको साइन के साथ आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ac x स्क्वायर। अब इस ac x स्क्वायर को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करिए, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो, एक यहां पर कुछ और यहां पर कुछ ब्रेक करो, कि इनका मल्टीप्लिकेशन ये खुद हो और इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन bx के बराबर आ जाए, और b में प्लस है ना, तो प्लस bx के बराबर आ जाए। ऐसा आपको ब्रेकिंग करना है, ये और ये हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोला जाता है। ट्राइनोमियल मतलब ट्राई करके इस चीजों को पॉलिनोमियल पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये तभी होगा
जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसी एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो उस केस में हम इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करें, इस मल्टीप्लीकेशन को दो पार्ट में ब्रेक करो कि अगर हम दो पार्ट कहीं कुछ बना लिए, एक यहां बना लिए और एक यहां, तो इनका मल्टीप्लीकेशन ये ac x स्क्वायर के बराबर हो जाए और उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन प्लस bx के बराबर। यहां पर प्लस है तो प्लस bx, माइनस होगा तो माइनस bx के बराबर। और ये वाली चीज आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगी। समझ में आ गई बात बेटा ये कि क्या करना होता है? अभी मैं ये बात जो बताया हूं फिर से भी बता रहा हूं इसको, तो क्वेश्चन से काम करते हैं। ठीक है अंकुर, सक्षम? यस सर। राज? यस सर। ठीक, अब देखो यहां पर आपका क्वेश्चन है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब यहां पर तीन पॉलिनोमियल, तीन टर्म यहां पे यूज कर रहे हैं, तो फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है, तो सबसे पहले तो आप बताओ इसका a क्या है? 1। 1। ये बात सबको समझ में आ रही है कि a की वैल्यू 1 होगी। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है ना, एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा गया होता है वही a होता है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे। b की वैल्यू क्या है? 9। अच्छा, c की वैल्यू क्या है? 18। अगर यहाँ माइनस प्लस कुछ लगा होता, जैसा लगा होता वैसा लगाते, कुछ नहीं लिखते हैं तो प्लस माना जाता है, अगर माइनस हो तो माइनस लिखना पड़ता है हमें। ए बी सी ये हो गया। तो पहले आप डी निकालो, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो आप बता दो 81 माइनस 18 गुणे 4 72 72, और ये हो गया 81 माइनस 72 9, और 9 क्या है? 3 का कंप्लीट स्क्वायर है। तो हम ये मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज करेंगे इसको देखिए। हमने क्या किया, इस पूरे टर्म का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 18x स्क्वायर। इस 18x स्क्वायर को दो पार्ट में ब्रेक करिए, जिसका मल्टीप्लिकेशन 18x स्क्वायर हो जाए और जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 9x के बराबर हो। क्या होगा सर 6x एंड 3x। तो एक हो जाएगा 6x और एक हो जाएगा 3x। अब देखो 6x और 3x को मल्टीप्लाई करोगे तो 18x स्क्वायर हो जाएगा, और इनको ऐड करोगे तो 9x आ जाएगा। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। ठीक, तो हम इसको क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 9x को हम लिखेंगे 6x प्लस 3x प्लस 18। और इसमें से देखो इन टर्म में फिर से वही क्या करें, ग्रुप बनाए और ग्रुप बना के कॉमन लें, तो 6 ये एक्स स्क्वायर प्लस x में से x चला गया, कॉमन हो गया, तो x प्लस 6 आया, और यहां पर आपका कॉमन आ गया 3, तो ये भी आ गया x प्लस 6। अब देखो ये दो टर्म, चार टर्म में पहले मैं 3 को 4 बनाया और 4 में से ग्रुपिंग करके दो दो टर्म में से हमने एक एक टर्म बना लिए। तो अब देखो 6x प्लस 6 यहां और x प्लस 6 यहां, x प्लस 6 कॉमन है, x प्लस 6 को कॉमन ले लिया तो बचा क्या? x प्लस 3। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। ठीक, चलिए तो ये आपको समझ में आ गया ना? यस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी इसी पे करते हैं, प्रैक्टिस करिए आप लोग। y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 54, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 54।
बताओ क्या होगा। वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 54। पहले हम इसके ए बी और सी की बात करें, तो इसका ए बताइए क्या होगा, सक्षम बताओ क्या होगा इसका ए। 1 1। इसका बी क्या होगा, -3 -3। इसका सी क्या होगा, 54 -54। तो पहले हम इसका निकालें डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, -4 इंटू ए की जगह पे 1 इंटू सी की जगह -54। अब आप बता दो, 9 प्लस 54 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 216, और ये माइनस और ये आपका माइनस मिलके प्लस हो गया। अच्छा, 216 प्लस 9 क्या हो जाएगा 225, और 225 किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac एक कंप्लीट नंबर का स्क्वायर मिला, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड जो वो है उसको यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, -54 और y स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -54 y स्क्वायर हो जाएगा ये। Yes. अब इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करें कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -3y के बराबर हो जाए और उसका मल्टीप्लीकेशन इतना आ जाए। Sir, -9y plus 6y. -9y एंड 6y प्लस 6y। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है ना, और इनका एडिशन करने पर क्या आ जा रहा है -9y, क्योंकि -9y प्लस 6y इक्वल टू -3y। तो ऊपर वाले टर्म को क्या लिखेंगे, y स्क्वायर -9y प्लस 6y -54। अब यहां पर अगर हम y कॉमन ले लें तो y -9, और यहां पर अगर हम 6 कॉमन ले लें तो y -9। अब देखो दोनों में y -9 है, तो y -9 दोनों में से कॉमन ले लिया तो y प्लस 6 बचा। क्लियर हुई बात बेटा ये। Yes. Sir. ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए इसमें। अब 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब इसका सबसे पहले बताइए ए बी और सी। ए कितना है सक्षम, सर 6 है, बी कितना है 17 और सी कितना है 5। ठीक, तो पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट निकालें, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर 17 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 6 इंटू सी क्या है 5। अब 17 का स्क्वायर 289 289 माइनस 120 कितना हो जाएगा 120। 5 गुणे 6 करेंगे 30 गुणे 4 120। अच्छा, 289 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा 9। 8 में से 2 गया 6 और ये 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगा सकते हैं, उस पर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा 5 और 6x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो पहले क्या लिखेंगे 30x स्क्वायर, और 30x स्क्वायर के दो पार्ट करिए कि जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन 17x हो जाए और मल्टीप्लीकेशन 30x स्क्वायर हो। 15x plus 2x 15x 15x और 2x। ठीक है,
तो हम लोग बेटा यहाँ पे 6x² को क्या लिखेंगे, ये पूरा टर्म क्या लिखेंगे, 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अब बेटा यहां पर कॉमन ले लेंगे कितना, हम 3x कॉमन ले लें तो 2x प्लस 5। एक सेकेंड, 2x plus 5. हाँ 2x प्लस 5। थोड़ा सा इस समय ना ये प्रॉब्लम कर रहा है, हैंग वाला थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है इसका। हाँ 2x प्लस 5 प्लस यहां पर 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 5। क्लियर। तो 2x प्लस 5 हम दोनों में से कॉमन ले लें अब, तो एक में क्या बचेगा, 3x प्लस 1। क्लियर हो गई बात। Yes, sir. ठीक। उसी तरह से अगला क्वेश्चन करिए। अब आपको खुद करना है क्वेश्चन नंबर 4, और ये है 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसको खुद करना है आपको। 5वां क्वेश्चन आपका है 2x² माइनस 7x माइनस 15, और 6वां क्वेश्चन है 84 माइनस 2r माइनस 2r²। ये क्वेश्चंस आपको अपने आप खुद इसमें करने हैं, ठीक है। सर। तो ये तीनों क्वेश्चन आप इसको करिएगा, और इसके बाद जो प्रॉब्लम होगी वो बताइएगा हमें कहां पर ये आया। तो इससे हम लोग फैक्टराइजेशन अब आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे तुरंत साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पर। अगला टॉपिक आपका है, सर 1 मिनट थोड़ा दिखा दीजिए। अच्छा, हाँ। Yes, sir, done. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हो गया सर। ठीक, चलो। तो अब देखो कोई भी इक्वेशन, इस बात को लिख लो, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लिखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें लिखिए एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, where a, b and c are real numbers and a and b are नॉन जीरो। मतलब a और b जीरो भी नहीं होना चाहिए, c जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, a b c तीनों रियल होने चाहिए, और a और b जीरो के बराबर भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 is called a general linear equation।
जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। x और y में इसको हम एक जनरल लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। यस अब यहां पर अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इस इक्वेशन का कुछ सलूशन भी होगा। ठीक है, जो इसमें इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर सके। x की वैल्यू कुछ भी डालो, y की वैल्यू कुछ निकलेगी। तो मान लो कि x इक्वल टू आपने पुट किया अल्फा, तो y की वैल्यू आ गई बीटा। तो अल्फा और बीटा इसके क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं, जनरल सॉल्यूशंस होते हैं। किसके? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, एक लीनियर इक्वेशन के। ठीक है। यस अब कहोगे कि अगर सॉल्यूशन है तो आप x की जगह पर अल्फा और y की जगह पर बीटा इसमें पुट करोगे तो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c। अगर आपने x की जगह पर अल्फा, अल्फा और बीटा नंबर्स है बेटा, अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स। तो अगर आपने x की जगह पर अल्फा और y की जगह पर बीटा पुट कर दिया और इसके बाद इसको जब सॉल्व करो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई, देन अल्फा एंड बीटा आर called the solution of equation ax plus by plus c equal to 0। ax plus by plus c equal to 0 इक्वेशन के अल्फा और बीटा दो सॉल्यूशन बोले जाएंगे। क्लियर? समझ में आ गई बात बेटा? ये यस ठीक। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन ये लिखी हुई है, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर हमने यहां पर x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, मान लिया कि x इक्वल टू है 0 अल्फा, तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू क्या होगी? अगर ये 0 हो गया तो ये -1/3 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये 0 एंड -1/3 ये दोनों क्या होंगे? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। अगर हमने x इक्वल टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो ये 2 और 2 और प्लस 1 3 और 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो -1। तो ये 1 एंड -1 इसके क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। तो अब इसके बाद ये तो एक इक्वेशन थी। अब हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब देखो, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का मतलब है कि वहां पर एक से ज्यादा इक्वेशंस इन्वॉल्व हो रही हैं। तो मान लो कि हमने दो लीनियर इक्वेशन कंसीडर किया, और इस चीज को हम आपके मैथमेटिक्स को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं कि आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस।
और एक इक्वेशन आपका है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस आपके पास हैं, ठीक है? समझ में आ गई बात बेटा? ये Yes, sir. अब एक चीज और ध्यान रखना कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन सॉल्यूशन पता करना चाहें तो उसके लिए क्या करना होता है, कॉमन सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, इसकी बात हम करेंगे। एक इक्वेशन, इसका एक सॉल्यूशन, आप इसके एक नहीं कई सॉल्यूशन निकाल दो, पहले वाले के, दूसरे वाले के भी एक नहीं कई सॉल्यूशंस निकाल दो, लेकिन जब आप कॉमन सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो दो इक्वेशंस का आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहली चीज कुछ आपको सीखनी है, क्या सीखनी है उसको देखो। Graph of a linear equation is straight line. Graph of a linear equation is a straight line. किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ की बात करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये कहां पर आप लोगों ने पढ़ा है? क्लास 9th में। आपने एक इक्वेशन दी जाती होगी और कहा जाता था कि उसको आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो। तो आप लोग कैसे प्लॉट करते थे? मान लो एक इक्वेशन ऐसे लिखी गई है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आप इसके लिए एक टेबल बनाते थे क्लास 9th में, याद है वो चीज? यस सर। ऐसे एक टेबल बनाया जाता था और इस टेबल में आप यहां रखते थे x, यहां रखते थे y, x की वैल्यू कुछ रखते थे, y की वैल्यू निकालते थे। जैसे अभी आपने देखा ये वाली इक्वेशन हमारी लग रहा है ऊपर वाली ही इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू -1/3 आ रहा था, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -1/3, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू -1। और हम लोग इसके बाद क्या करते थे? दो पॉइंट्स बना लिया और फिर हम लोग ग्राफ पेपर पर इसको क्या करते थे? ऐसे स्केलिंग करते थे। x में 0 जाना है और y में आपको -1/3 पे आना है, तो कहीं यहां आ गए -1/3। x में आपको 1 जाना है, 1 मान लो ये हो गया, और y में -1 जाना है तो आपका कहीं यहां पे हो गए। इसका मतलब जो आपकी लाइन है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट से तो होके जाएगी ही जाएगी। तो आपने ऐसा एक लाइन बना देते थे इन दोनों को मिलाते हुए, और ये किसको रिप्रेजेंट करता था? 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 को। ऐसा होता था? यस सर। ठीक है। इसका मतलब अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है, अब कहोगे लीनियर इक्वेशन कैसे पहचाने? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल्स आपके हैं x या y, उनकी पावर मैक्सिमम 1 हो, 1 से ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है, तो ये आपका x और y में एक लीनियर इक्वेशन है। अगर x की पावर 2 है तो y क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, अगर x की पावर 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर हुई बात बेटा? ये तो एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये बात आपने क्लास 9th में पढ़ी है, ठीक है? तो अब दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा? दो स्ट्रेट लाइन होगा। दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा? दो स्ट्रेट लाइन होगा। समझ में आई बात बेटा? ये यस। अब दो स्ट्रेट लाइन क्या एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट कर सकती है कि नहीं? कर सकते हैं और नहीं भी कर सकती है। यस। अगर जहां पर इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस और y एक्सिस या कहीं पर xy प्लेन में,
तो उसका अपना कुछ x और y कोऑर्डिनेट आएगा। जैसे इसका कोऑर्डिनेट था 0, -1/3 इस पॉइंट का, और इसका कोऑर्डिनेट था 1, -1। वैसे ही जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी उनका कुछ कोऑर्डिनेट आएगा। यस सर। ठीक है, तो यही सॉल्यूशन होता क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ intersection point of two straight lines of given two equations are the common solution of these two straight lines। मतलब दो स्ट्रेट लाइन आपके हैं, दो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ग्राफ जहां पे कट करेगा, दो स्ट्रेट लाइंस जहां पे कट करेंगी, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना, वही आपका क्या है, उस ग्राफ का, आप उस लाइन का, उन दोनों लाइंस का, लीनियर इक्वेशंस का एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। जैसे एक लाइन मान लो ये है, ये लाइन 1 मतलब एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लीनियर इक्वेशन को, और सपोज करो एक दूसरा है आपका ये लाइन 2, इसकी इक्वेशन कुछ होगी a1x + b1y + c1 = 0, और इसकी भी कुछ इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। जिस पॉइंट पे कट करेंगे ना, इसका कुछ x और y कोऑर्डिनेट आएगा। जो कोऑर्डिनेट आएगा ना, यही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, कॉमन सॉल्यूशन होता है। एक स्ट्रेट लाइन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, दूसरी स्ट्रेट लाइन के भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन दो स्ट्रेट लाइन के एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन कब? जब एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ये है और दूसरे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ये है। ये दोनों लाइंस कैसे हैं बेटा? पैरेलल है ना? यस सर। पैरेलल लाइन क्या कभी भी एक दूसरे को कट करेगी? नो सर। नहीं कट करेगी। इसका मतलब यह है कि इसका कोई सलूशन होगा? बोलो। नो सलूशन, कोई सलूशन नहीं होगा। ठीक, यस सर। समझ में आई बात ये? अब Yes. देखिए इसमें क्या है। अब आपको इस बात को ऐसे समझना है, अगर आपके पास एक इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। दो पैरेलल लाइंस का आपका कंडीशन क्या होता है? अगर आप इसके कोफिशिएंट्स a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अगर कहीं मिल रहा है, इफ ये दो लाइंस आपके पास हैं और इसमें a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और ये आपको लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लाइन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं देन लाइन 1 पैरेलल लाइन 2, एंड इनका कोई सलूशन क्या होगा? नो सलूशन। इसका कोई सलूशन नहीं होगा। तो ये कोइंसिडेंस है ना? हाँ, दो लाइंस पैरेलल अगर हो गई तो आपस में कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नॉट इक्वल रहता है। क्या क्या? पैरेलल में b1/b2 is not equal to c1/c2।
ये कोई ये कोइंसिडेंस का फॉर्मूला है। हाँ हाँ, कोई इंसिडेंस का ही फॉर्मूला है भाई। अगर मान लो कि आपके पास ये मेन चीज ये होता है, ये रेशियो बाय दिस रेशियो अगर ऐसा है, रेशियो बराबर है, तो इसका मतलब है कि वो लाइन आपकी पैरेलल होगी लाइन। समझ में आई बात? ये मेन चीज हमारा इससे होता है, इस वाली चीज से होता है। वो तो जो C1 C2 जो है ना, वो तो आपको बताते हैं कि वो लाइन दूसरी लाइन से मतलब कितनी दूरी पर है, वो चीजों को बताते हैं। C1 C2 जो आपका ये है, ठीक है। मेन चीज ये होती है, इस वाली चीज से आप बात को समझते हो। जैसे मान लो मैंने अगर ये कह दिया, एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 2। ये दोनों लाइंस आप बताओ क्या होंगी? इन लाइंस का अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ क्या होगा? क्या ये दोनों लाइंस अलग अलग हैं? No, sir. नहीं है ना। अगर इनका बात करें तो ये दोनों लाइन सेम है, यस सर। ठीक है। तो अगर आपने केवल इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या इस वाले में इसमें 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, या इसमें आपने डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये इक्वेशन बन गई। या इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन बन गई। तो क्या ये दोनों इक्वेशन अलग अलग हैं? नहीं है, दोनों इक्वेशन एक ही है। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इनका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? अगर हम यहां पर x की वैल्यू रखें 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है देख लो। इस वाले में अगर हम x की वैल्यू को 0 करें, ऊपर वाले में x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू बताओ। ये तो पूरा 0 हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, ये उधर 1 ही है तो प्लस 1/3। अगर इसमें आप देखो x इक्वल टू 0 कर दो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/6 इक्वल टू 1/3। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन एक ही पॉइंट से गुजरना है। अब भाई एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर ओवरलैप करके गुजर रही है, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये आपके पास क्या है? एक ही लाइन है, और ये दोनों पैरेलल भी हैं, ठीक। अब अगर मान लो कि आपको पैरेलल दूर दूर ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, तो जाहिर सी बात है कि आपके ये कोफिशिएंट रेशियो में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जो तुम बात वहां पे कह रहे थे, तो ये कोइंसिडेंस का मतलब दोनों आपस में चिपक के जा रही हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इसको नॉट इक्वल ये इस तरह इसलिए लिखते हैं कि C1 C2 के बराबर अगर न हो, मैं C1/C2 का रेशियो B1/B2 या A1/A2 के बराबर ना हो, तो वो लाइंस एग्जैक्ट पैरेलल बोली जाएंगी। मतलब वो लाइंस टच तो है, टच नहीं है, दूर दूर हो गई। अगर C1/C2 सेम हो जाए B1/B2 के, तो दोनों लाइंस टच होके जाएंगी। और जब लाइंस टच होके जाएंगी, तो इसमें इसका मतलब है कि दोनों लाइंस के बात किए जाए तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे उस समय हम? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ढेर सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही लाइन हो गई ना। क्लियर हुई बात बेटा ये? और जो मैंने लिखा है नो सॉल्यूशन, तो ये नो कॉमन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना। कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, सारे के सारे सॉल्यूशन एक जैसे हैं। जितने सॉल्यूशन इस वाले के होंगे उतने ही इसके भी होंगे। समझ में आ गई बात? यस। ठीक। अब देखो यहां पर मैं एक रूल लिखने जा रहा हूं। अब रूल क्या है कि इफ नंबर ऑफ, एक सेकेंड बस रुक जाना,
थोड़ा अभी इस सिस्टम पर प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद ना जब आपका ये प्ले मतलब ये यूज हो जाता है, तो यहाँ पर आपका वन नोट या कोई शेयर स्क्रीन है ना, वो इनएक्टिव हो जा रहा है। थोड़ा इसकी कंप्लेन करके इसको सही कराते हैं। मैंने उधर बटन दबाया, अब यहाँ पर सिस्टम थोड़ा इनएक्टिव हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, उसको भी हटा दे रहा हूं। इफ नंबर ऑफ independent equations greater or equal to number of unknowns, अगर आपके पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस की संख्या, आपके इंडिपेंडेंट इक्वेशंस की संख्या अगर नंबर ऑफ अननोन्स से ज्यादा है या उसके बराबर है, तो हम उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, उनके अननोन्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। देन वी कैन find the value of unknowns. We can find the values of unknowns. मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके पास कहीं पर 3 अननोन्स हैं, 3 अननोन्स हैं, और आपके पास कम से कम 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, तो हम इन 3 अननोन्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 अननोन है और 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, तो हम उन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। 2 से ज्यादा हो जाए तब भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। अब जो ऊपर मैंने लिखा था एक इक्वेशन 2x + 3y = 1 एंड 4x + 6y = 2, क्या ये दोनों इक्वेशंस इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से? हाँ या ना? यस। क्या इंडिपेंडेंट हैं? यस। कैसे इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर हम इससे इसको, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक जाने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है। यहां पर तो हम इसमें केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये इक्वेशन आ गया। इसका मतलब इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो ये इक्वेशन मिल गया, या इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन मिल गया। तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। यस। 4x + 6y = 2, ये एक डिपेंडेंट इक्वेशन है किसका? 2x + 3y = 1 का। बात समझ में आ गई बेटा? ये यस। इसका मतलब ये है कि आपको चाहिए यहां पे क्या? इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो अगर आपके पास जितने अननोन हैं उतने इंडिपेंडेंट इक्वेशंस मिल जाते हैं, तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन की संख्या कम है, अननोन की संख्या ज्यादा है, तो आप कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करके उनके अननोन्स की वैल्यू को नहीं पता कर सकते हो। यूनिक सॉल्यूशन आपको नहीं मिल सकता है। बात समझ में आ गई? ये यस। बोलो। ठीक, तो अब देखो, ये तो आपको एक रूल समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस
greater or equal to number of unknowns, then we can find the values of unknown. तो हम unknown की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर उससे कम हो गया, unknown 4 है, इक्वेशन 3 मिल रही है, नहीं सॉल्व कर सकते। 4 अननोन क्वेश्चन में है तो 4 अननोन की 4 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, तभी हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया। ऐसा ना हो कि इस इक्वेशन में हमने कुछ जोड़ दिया तो वो इक्वेशन मिल गई, तो वो तीसरी इक्वेशन, मान लो कि एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2 और एक है x माइनस 2y इक्वल टू 3, ये दोनों इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं। देखो इस वाले में कुछ भी करके ये नहीं ला सकते हो आप। यस सर। नहीं ला सकते हो ना इसे, सर। ठीक। लेकिन अगर आपने एक इक्वेशन, एक इंडिपेंडेंट ये है और दूसरी इंडिपेंडेंट ये है, और इनको आपने ऐड कर दिया तो ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, एक इक्वेशन आपने और बना दी, तीसरी। अब ये तीसरी इक्वेशन ना इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट इक्वेशन हो गई। इन दोनों पे किस पर डिपेंड हो गई? इन दोनों पे डिपेंड हो गई, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके हमने तीसरी इक्वेशन ये बनाई है। ठीक। यस। तो आप कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट इक्वेशंस को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके आप एक नई इक्वेशन बना लो और कह दो कि वो हमारी एक और इक्वेशन हो गई और हम उतने अननोन पता कर सकते हैं। नहीं, जितने अननोन हैं कम से कम उतने आपके इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होने चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। सर अननोन इक्वेशन वही नॉर्मली इक्वेशन ना? हाँ नॉर्मल वही इक्वेशन, नॉर्मल, बस उसमें एक दूसरे से वो डिपेंड ना। हाँ डिपेंड ना करे। ठीक है, समझ में आ गई बात। और अननोन का मतलब होता है, जैसे मान लो कि आपका देखो ये x और y अननोन है, तो ये आपके दो अननोन्स है और दो ये इक्वेशन। यहां पर भी देखो x और y अननोन है और यहां पर आपके पास दो इक्वेशन दिख रही है, एक ये लेकिन एक ये, और सॉल्व करोगे तो आप x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते इससे। अब देखो मैं इसको अभी सॉल्व करूंगा, जब आपको एक मेथड बता रहा हूं तो मेथड के बाद सॉल्व करेंगे। और आपका जो पहला मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड होता है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हम एक इक्वेशन लेते हैं, यहां पे ऊपर लिखते हैं कि इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हमारी दो इक्वेशंस है, ये पहली और ये दूसरी। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है इसको देखो। इस इक्वेशन को हमने यहां पे लिख लिया, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने लिख लिया x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखिए क्या हो रहा है, y से y कैंसिल हो गया, क्या एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे क्या बचा 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2 आ गया ये। और x की वैल्यू 3/2 जो आई है ना, पहली या दूसरी इक्वेशन में किसी में रख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है तो x की जगह पर 3/2 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 माइनस 3/2, 2 माइनस 3/2 मतलब क्या हो जाएगा 1/2। तो आप देखो x की वैल्यू आपकी 3/2 है और y की वैल्यू 1/2। क्लियर हुई बात? यस सर। तो ये आपने एलिमिनेट करके काम कर लिया। अब इसी को हम सब्स्टिट्यूशन से करने जा रहे हैं, x प्लस वाई, दूसरा मेथड आपका होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे देखोगे, आप यहां से x की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, 2 माइनस वाई होगी, हाँ
होगी बेटा। Yes, sir. और इस x की वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। x की जगह पर क्या लिखने जा रहे हैं, 2 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो 2 माइनस 2y इक्वल टू 1 और 2 माइनस 1 इक्वल टू 2y और y इक्वल टू देख लो 1/2, y इक्वल टू 1/2। और जब y की वैल्यू 1/2 हो गई तो यहां पर पुट कर दो, x की वैल्यू आपको देख लो 2 माइनस 1/2 और 1 माइनस 2 की वैल्यू 3/2। तो हमने इस मेथड से भी x और y की वैल्यू निकाल ली। समझ में आई बात ये। Yes. अब जो हमने पहले ऊपर इक्वेशन लिखी थी उस इक्वेशन को देखो, 2x प्लस 3y 1 और 4x प्लस 6y 2। यहां पर मैंने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 2। ठीक, अब आप यहां पर थोड़ा सा देखिए, कुछ भी कर लो, अब आपको सब एलिमिनेशन से काम करना है। एलिमिनेशन का मतलब यहां पर हमको पहले कोफिशिएंट्स बराबर करके ऐड कर देने होते हैं। दो इक्वेशंस मान लो कि ये दो इंडिपेंडेंट है, इस वाले इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से ऊपर वाले में, तो क्या हो गई इक्वेशन 4x प्लस 6y इक्वल टू 2। ये हमने एक तीसरी इक्वेशन बना ली। और दूसरी इक्वेशन 4x प्लस 6y इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, जैसे हमने यहां पर ऐड किया था ना। अब देखो इसको हमने बिना मल्टीप्लाई करके क्यों काम किया, क्योंकि भाई x और y के दोनों के कोफिशिएंट बराबर थे। जब कोफिशिएंट बराबर होंगे तभी तो वो एलिमिनेट होंगे, तो मैंने इसको कर दिया। अब देखो 6y से 6y एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहां माइनस किया, यहां माइनस किया, यहां माइनस किया। अब देखो इससे तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट, 0 इक्वल टू 0 वाला फॉर्म आ गया। तो क्या इसको सॉल्व कर पाए हम, कुछ तो एक बचना चाहिए ना, तभी तो हम उसकी वैल्यू निकालें और फिर दूसरे बार उसको पुट करें। तो अगर ये इक्वेशन आपका इंडिपेंडेंट होता तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर कोफिशिएंट x के या y के कोई बराबर होते और बाकी सब अलग होते, सॉल्व करने पर चीजें कुछ मिलती। बात समझ में आई बेटा ये। ठीक है, तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया। Yes. ठीक, चलो अब हम यहां पर एक सेकंड बस रुक जाना थोड़ा। हम दूसरा एक बोर्ड शेयर कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है। उस वाले बोर्ड में इनका बोर्ड हम लेके देखते हैं जूम का। हम्म, यहाँ पर आपको ये बोर्ड दिख रहा है क्या, Yes, sir. ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना। Yes, sir. ठीक, एक सेकंड। हम यहां से थोड़ा एक व्हाइट बोर्ड ले,
रुक जाओ थोड़ा। चलिए, तो ये देखो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया आपको एकदम पूरा पूरा ये। Yes, sir. ठीक, अब इसके बाद हम लोग इसमें कुछ चीजें और सीखने जा रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास इक्वेशन ऐसे लिखी है कोई, वो इक्वेशन है अगर ऐसे लिखा है a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस ऐसे लिखी गई हैं। तो इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन होता है क्या? x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूं। अगर कोई इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 और कोई इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0, आप सॉल्व करके देख लो, दोनों आपके x और y दोनों की वैल्यू 0 ही आएगी। ये 0,0 पे ही कट करेंगे हमेशा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपका दोनों की दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही उसका क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। अभी जब आप कोऑर्डिनेट पढ़े हो तो आपने एक बात तो पढ़ी होगी ना, y इक्वल टू mx टाइप की कोई लाइन अगर है तो वो कहां से जाती है बेटा बताओ? ओरिजिन से जाती है क्या? सर y इंटरसेक्शन y इक्वल टू अगर mx कोई लाइन है तो क्या ओरिजिन से m स्लोप बनाते हुए जाती है क्या वो लाइन? यस सर। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो क्या ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 3y इक्वल टू माइनस 2x और y इक्वल टू माइनस 2/3x, क्या ये इस तरह के फॉर्म की इक्वेशन है? तो ये लाइन कहां से जाएगी? ओरिजिन से जाएगी। और y x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1x टाइप की चीज है, तो ये भी कहां से जाएगी? ओरिजिन से। तो ये लाइन भी अगर ओरिजिन से गई और ये लाइन भी अगर ओरिजिन से जा रही है तो कट कहां करेंगे? ओरिजिन पे ही तो कट करेंगे। और इसका स्लोप अगर निगेटिव है तो आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कोऑर्डिनेट में कि निगेटिव स्लोप की लाइन और ओरिजिन से जाने वाली वो ये ऐसी होती है। और y इक्वल टू x ये लाइन है। तो ये दोनों लाइंस कट कहां कर रही हैं? ओरिजिन पे तो कट कर रही हैं। तो जहां कट करती हैं उसका कोऑर्डिनेट ही तो उसका सॉल्यूशन होता है x और y का। समझ में आई बात? Yes, sir. बोलो, दिमाग में इसको एकदम सेट करो कि क्या ये बात जो हो रही है वो ठीक है। y इक्वल टू mx लाइन कहां से जाती है? ओरिजिन से। और आप लोग स्टैंडर्ड पढ़ते होगे y इक्वल टू mx प्लस या माइनस c, ऐसे पढ़ते होगे। यस सर। तो y इक्वल टू mx प्लस माइनस c मतलब इंटरसेप्ट कटा होता है y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पर अगर इंटरसेप्ट 0 कर दो तो ये इक्वेशन ऐसे ही तो हो जाएगी, मतलब ये ओरिजिन से पास होगी। तो ये लाइन भी ओरिजिन से पास हो रही है और ये लाइन भी ओरिजिन से पास हो रही है। इसका स्लोप है -2/3, इसका स्लोप है 1। तो भाई दोनों लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो कट कहां करेगी? दोनों लाइन एक दूसरे को ओरिजिन पे ही तो कट करेंगी। और जिस पॉइंट पर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा? इनको सॉल्व करने पर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 होगा। अगर आप इस ग्राफिकल मेथड से नहीं समझ पाते हो तो आप ऐसे देख लो, ये आपकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 और दूसरी है x माइनस वाई इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन में पहले क्या कर दो? 3 से मल्टीप्लाई करके एक नई इक्वेशन बना लो। 3 से मल्टीप्लाई करके नई इक्वेशन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 0। हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया, ये कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया? 5x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आया? 0। और जब x की वैल्यू 0 आ गई तो यहां पर पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में यहीं पर पुट कर दो।
आप इस x की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, जिसमें चाहे उसमें पुट कर दो। x इक्वल टू 0 तो 2 इंटू 0 0 प्लस 3y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो अगर कोई भी इक्वेशन ऐसी लिखी गई है जिसका जो सी पार्ट जो होता है, जैसे a1 b1 और c1 जीरो है सबका, c1 c2 सबके जीरो है, तो वो लाइन हमेशा एक ओरिजिन से जाने वाली लाइन बनती है, और ओरिजिन से जाने वाली लाइंस कई लाइंस होंगी, सबका इंटरसेक्शन वहीं पर होगा, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। अब एक लाइन के जगह पर एक ऐसा लाइन जो है पूरा स्पेस में है, प्लेन में की जगह पर स्पेस में है, तो अगर ऐसे है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करोगे तो यहां पर भी वही आएगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू z इक्वल टू 0। जब आप लोग इसमें 12th में आके 3D पढ़ोगे तो ये बात आपको वहां पर समझ में आ जाएगी। अब बस आप अगर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे इसको, तो x y z तीनों की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 0 एंड 0 ही मिलेगी। ठीक है, यस। ठीक। अब एक इक्वेशन और ऐसा मिलता है जिस पर हम लोग काम करते हैं, जैसे मान लो आपको मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू सपोज करो 2, y प्लस z मिल गया मान लो 1, और z प्लस x मिल गया मान लो -3 या -6 मिल गया, कुछ भी आप ऐसे कर लो। अब कहा जा रहा है सॉल्व करके x y और z की वैल्यू बताओ। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन, तीनों इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, और हमारे पास कितने अननोन है, 3, x y एंड z। जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने का एकदम बहुत सेट पैटर्न होता है। पहले करते हैं क्या, इक्वेशन को नहीं ना अननोन इक्वेशन करते हैं? नहीं नहीं, वेरिएबल्स आपके अननोन है, जितने वेरिएबल्स हैं वही उतने अननोन है। जैसे मान लो एक x अननोन है, यहाँ y है, यहाँ y z है, यहाँ z x है, तो कुल मिला के x y z 3 अननोन्स है, 3 वेरिएबल्स है आपके। भाई इन्हीं की वैल्यू नहीं पता है ना, जो वेरिएबल है उन्हीं की वैल्यू पता नहीं है हमें। ठीक है, ठीक। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का एकदम शॉर्टकट और टेक्निक होता है इसका। आप तीनों को ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो आप बताओ x कितनी बार है, 2 बार, y कितनी बार है, 2 बार, और z कितनी बार है, 2 बार। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 2 कॉमा ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा क्या, और ये कितना आएगा -3 आ जाएगा। तो भाई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा, -3/2। अब ये चौथी इक्वेशन बना लो। चौथी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो यहाँ पे x है y है, तो इस x y से कैंसिल, सीधे z इक्वल टू आ जाएगा -3/2 -2 -7/2। उसी तरह से चौथी इक्वेशन में से दूसरी सब्ट्रैक्ट कर दो, चौथी में से दूसरी करोगे तो y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, x इक्वल टू -3/2 -1। कितना आ जाएगा, -5/2 -5/2। ठीक। और सेम ऐसे ही चौथी इक्वेशन में से आप इक्वेशन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो z से z कैंसिल, x से x कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताओ, -3/2 -6 -15/2। समझ में आ गई बात? यस। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने की
जो मेथड्स थे जो हमको आगे सबसे ज्यादा हमें यूज कहाँ करने को मिलेंगे, इसको मैकेनिक्स में यूज करने को मिलेगा। मैकेनिक्स में जब फोर्स कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, जहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, या फिर 12th में आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, तो वहां पर इन इक्वेशंस को यूज करने के लिए खूब मिलेगा आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा? ठीक, तो चलिए अब आज क्लास हम यहीं रोकते हैं, और कल जो है, कल संडे है ना, तो कल हम आपको बता देंगे टाइम कितने बजे से क्लास लेंगे। ठीक, यस सर। हम मैसेज कर देंगे। दिन में कहीं जाना तो नहीं ना है? नो सर। ठीक है, चलो, तो हम मैसेज कर देंगे क्लास के लिए आपको। ठीक, क्लास हम ऑफ कर रहे हैं ना। ओके सर।